आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के आगे हम क्या पढ़ लेते हैं, उसका फिगर डायग्राम खींच लेते हैं। तो डायग्राम आपको एग्जाम में आ जाता है कि मानव श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। क्या करने, मानव श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र सहित उसके बारे में बताएं। आ जाएगा ये एग्जाम में 6 नंबर के आता है। इस बार मानव श्वसन तंत्र ही आया है ना बाबू। इस बार एग्जाम में मानव श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। तो आगे हम इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं मानव श्वसन तंत्र का। कौन कहाँ पर है ये सब लिख दर्शाना भी आएगा। समझे बाबू, समझा रे बच्चा। तो देखो फिगर हम पार ले रहे हैं, तुम भी साथ साथ पारो बाबू। हाथ से पारते हैं और कैसे पारते हैं, समझा रे। चलो साथ साथ तू भी पारो। तो बोलो एक एक करके बताना। ये वाला भाग को क्या कहते हैं, नासिका या नासा गुहा है। क्या है, नासा गुहा। गुहा मतलब क्या होता है बाबू, खाली जगह। नासा, ये नासा गुहा है। ये क्या है, ये मुख गुहा। ये आप पाचन तंत्र में मुख गुहा के बारे में पढ़े हैं और श्वसन तंत्र में हम नासा गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मुख गुहा। ये है नासा गुहा, ये है मुख गुहा। अच्छा, ये क्या है, मुख गुहा। और यहाँ से ये वाला इधर में क्या है, नासा गुहा। दोनों खाली जगह है तो ये नासा गुहा है, हो गया मुख गुहा। और दोनों के लिए देखो एक कॉमन नली है ना जी, इसे क्या कहेंगे, ग्रसनी या फायरिंग्स। क्या कहेंगे हिंदी में ग्रसनी, इंग्लिश में फायरिंग्स कहेंगे। ठीक है बाबू। अब मुख गुहा और नासा गुहा के लिए दो जो कॉमन समान नली होता है, एक नली होता है, वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। अब देखो ग्रसनी, यहाँ पर तो भोजन भी आता है, यहाँ पर वायु भी आता है। यहाँ पर भोजन भी आता है, वायु भी आता है, दोनों के लिए एक ही नली है ना बाबू। तो दोनों के लिए एक ही नली को क्या बोले हम, ग्रसनी। ग्रसनी। यहाँ के बाद क्या होता है बाबू, यहाँ के बाद देखो ऐसे कुछ इधर मुड़ जाता है, एक कुछ इधर हो जाता है। ठीक है जी। ये नली किधर, ये नली में क्या जाएगा, भोजन जाएगा। ये नली में क्या जाएगा, वायु जाएगा। तो देखिए ये नली में तो भोजन वायु दोनों है। ये नली में क्या आएगा, ये नली में क्या आएगा, वायु आएगा। ठीक है जी। तो ये नली में चूंकि भोजन आएगा तो इस नली को क्या कहेंगे, भोजन नली। क्या हमें भोजन नली के बारे में इस लेसन में पढ़ना है, नहीं। तो इसको तो पहले गोली मारो, इसके बारे में हमें फिलहाल अध्ययन नहीं करना है। इसके बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है। हमें किसके बारे में करना है, श्वास नली के बारे में पढ़ रहे हैं हम, श्वास नली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा जी, ये उभरा टाइप का होता है। ये उभरा कंठ जो कहते हैं, यहाँ पर ही कंठ होता है, स्वर यंत्र भी रहता है, यहीं पर इपिग्लोटिस भी मौजूद रहता है। यहाँ पर क्या मौजूद रहता है, इपिग्लोटिस मौजूद रहता है, कंठ मौजूद रहता है, स्वर यंत्र मौजूद रहता है। हिंदी में बोले तो वोकल कोड मौजूद रहता है, जिससे हमारे आवाज उत्पन्न, स्वर उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। देखिएगा ध्वनि उत्पन्न होता है तो यहाँ पर वाइब्रेट करता है कि नहीं, बिना वाइब्रेशन के आवाज उत्पन्न होता है नहीं। कोई चीज यहाँ पर रखिए, हाथ पर रखिए, लगे वाइब्रेट करेगा। बोलो हेलो, हेलो बोलोगे तो जब वाइब्रेट नहीं लगता। वन, जैसे मोबाइल कॉल आता है ना, ज्यादा करोगे पीट देंगे हम। कॉल आता है ना तो कैसे वन वन वाइब्रेशन होता है, कुछ वैसी प्रकार वाइब्रेशन यहाँ पर भी होता है ना जी। तो यहाँ पर रहता है कौन सा पर्दा रहता है, क्या पर्दा रहता है, ये क्या है, हाँ कंठ द्वार। ये जो द्वार है कंठ द्वार है, ये क्या है, निगल द्वार है। ये तो पढ़े थे आप, ये कंठ द्वार हो जाता है, ये निगल। अब कंठ पर जो रोके रहता है ये क्या कहेगा, ये क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस ने बाबू। एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, भोजन को श्वास नली में आने से रोकना। ये एक तरह से किसका काम करता है, गार्ड का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, इधर वाला गाड़ी को इधर आओ, इधर इधर, इधर वाले को इधर आओ, इधर। वह काम करता ही कि भोजन इधर आओ,
श्वास इधर जाओ, ये रोकता है, नहीं तो भोजन कभी इक्रूम नहीं जा सकता है। आपको तो बताए थे अगर भोजन इसमें आ जाता है तो कस के हमें हुचकी आता है बाबू। तो हम लोग अगर मान लिया जाए गलती से भोजन इसमें चला है तो हमें हिचक के फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो एपिग्लोटिस ये है। हमें इस नली के बारे में हम आहार नाल में पढ़े थे, भोजन नली के बारे में। यहाँ हमें किसके मार्ग, श्वसन मार्ग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम श्वसन संबंधित जे अंग भाग लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे, गलबात नहीं बाबू, ठीक है रे। फिर देखो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ही क्या रहता है, मेरा वोकल कोड रहता है। क्या जी, जहां से क्या है, यहाँ पर ही रहता है स्वर यंत्र। क्या रहता है, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या काम है इसका, जिसको इंग्लिश में लायरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लायरिंग्स। इसका कार्य है आवाज उत्पन्न करना, वाइब्रेट करना, ध्वनि उत्पन्न करना। और इसके बाद ये आपका कहाँ खुल जाता है बाबू, ये आपका क्या कहा जाता है, ये जो 11 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है, कितना सेंटीमीटर रहता है, लगभग इतना लंबा पाइप होता है। और इस पाइप को क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस नली को क्या बोलते हैं, श्वास नली। इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्वास नली को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रैकिया। अच्छा बाबू, ट्रैकिया एक पाइप नुमा संरचना है जो कितना लंबा है, 11 सेंटीमीटर। इस पर एक वलय रिंग टाइप के होता है। क्या होता है, रिंग टाइप के होता है। तो इस रिंग को क्या बोलते हैं, अर्धवलय। अच्छा, कौन सा हड्डी का बना रहता है, उपास्थि कार्टिलेज का बना रहता है, जो काफी हार्ड होता है या काफी मुलायम होता है, अच्छा, इसका क्या कार्य है, हाँ, इसका काम है पाइप को आपस में चिपकने से रोकना। अगर आपस में पाइप, ये पाइप नुमान संरचना है, अगर ये पाइप आपस में चिपक गया तो हमें श्वासन लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत, और आदमी मर सकता है क्योंकि श्वास ही नहीं ले पाएगा अगर चिपक जाएगा। तो पाइप को एक दूसरे से चिपकने से रोकने का काम करता है। तो ट्रैकियम तो अर्धवलय है, वलय मतलब रिंग, अर्ध मतलब आधा, आधा रिंग रहता है, तो अर्धवलय रिंग रहता है। इसको उपास्थि वलय भी कहते हैं, क्योंकि उपास्थि नामक हड्डी से रहता है। जैसे कान में कौन हड्डी है, मुलायम हड्डी है। नाक में कौन हड्डी है, देखो तो इधर करो इधर नाक, इधर करो इधर नाक, हो जाता है ना। कान में जो हड्डी है, जो नाक में हड्डी है, वही हड्डी कहीं ना कहीं ये जो हड्डियां है बाबू, वो है हड्डी, वो है, ठीक है। और ये आधार रिंग मतलब सी आकार के रहेगा। कौन आकार के, सी आता है लिखल तोरा, ये सी आकार के हड्डी रहेगा, ठीक है जी, इसी को कहेंगे। अच्छा, ये पूरा रिंग रहेगा तो इसका वलय कहेंगे, आधा रहेगा तो अर्ध वलय कहेंगे, तो अर्ध वलय रिंग रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चिपक कैसे जाएगा, हड्डियों सट जाएगा, हड्डियां कैसे सट जाएगा, इंसान मर जाएगा तो थोड़ा चिपक जाएगा, कि वैसे ही बरकरार रहेगा। अब सुनो, अब देखो, ये जो है श्वास नली कितने हिस्से में बट गए थे, दो हिस्से में। श्वास नली का हिस्सा में बट गए थे दो हिस्से में। इस दो हिस्सा का नाम क्या पड़ा था, क्या पड़ा था, या ब्रोंकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या श्वसनी भी कहते हैं, ठीक है। इसके श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है बाबू। और इस दो हिस्से में, इसमें भी अर्धवलय रहता है। क्या रहता है, एग्जाम में पूछ लिया करता है कि अर्धवलय रिंग कहाँ कहाँ रहता है, तो श्वास नली में तो रहता ही है, साथ साथ कहाँ रहता है, जो गलबात कर रहा है पीट देंगे बाबू, श्वास नली में तो रहता ही है, साथ ही साथ कहाँ रहता है, ब्रोंकस में भी अर्धवलय रिंग रहता है, यहाँ पर भी अर्धवलय रिंग रहता है। और कार्य इसका जान ही रहे, एक करके सबका परिभाषा देंगे हम, एक करके सबसे। ये सी आकार का रहता है अर्धवलय रिंग, ऐसे कुछ सी आकार के रहेगा, ठीक है बाबू, ठीक है, समझा। अब देखो आगे क्या, आगे कहाँ, वायु कहाँ गया, नासा। अच्छा, अब अगर जो नाक, कभी कभी सर्दी हो जाता है तो नाक बंद हो जाता है, तो अब श्वास कहाँ से ले लेते हैं, मुंह से भी श्वास ले लेते हैं, लेकिन प्राथमिक मुख्य रूप से कहाँ से लेते हैं, तो नासा गुहा प्राथमिक अंग है, लेकिन द्वितीयक अंग कौन हो जाएगा, ताकि अगर ही नहीं काम कर रहा है तो यह काम निभा देता है जी, तो द्वितीयक अंग मेरा क्या हो जाएगा, मुख हुआ। प्राथमिक अंग क्या होगा, नासक हुआ,
अद्वितीय का। और जहां नासा गुहा और मुख गुहा जहां खुलता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ये बात समझ में है। और ग्रसनी फिर कई भागों में विभक्त हो जाता है? 2 भागों में। एक भाग श्वास नली बना लेता है और एक भाग भोजन नली। ये दोनों का अच्छा भोजन इसमें आने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। और यहीं पर मेरा एपिग्लोटिस कंठ सब एक के जगह रहता है, जिसको स्वर यंत्र कहता है। स्वर यंत्र हमारे ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है। और यहाँ पर वायु जाएगा, और वायु जो 11 सेंटीमीटर लंबा पाइप है उसे क्या बोलते हैं? श्वास नली। अच्छा, इस श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश शब्द में ट्रैकिया। इस पर क्या लगा रहता है? अर्ध वाला रिंग लगा रहता है, जो क्या कार्य करता है? हाँ, इस नली को आपस में पाइप को सिकुड़ने से रोकता है। अगर सिकुड़ जाएगा तो आपस में सट जाएगा, अगर सट गया तो हम श्वास लेने में दिक्कत होगा, आदमी मर भी सकता है। यहाँ तक हम जान गए। पाइप आपस में कैसे सट जाता है? पाइप देखते हो, पाइप पानी मारते हो तो पाइप आपस में नहीं सट जाता है? कभी कभी पाइप सट जाता है कि नहीं? उसी प्रकार आपका ये भी सट जाएगा, ये भी पाइप पे नुमान है जी। समझ रहा है? ये बात है, समझा बाबू? अब देखो ये जो है ना ब्रोंकस भी जैसे पेड़ के टहनी देखा है? पेड़ के टहनी, जैसे ये पेड़ हो गया, यहाँ को देखो ये कई भाग में 2-3 भाग में टूटेगा, फिर ये टहनी कई भाग में टूट जाएगा, फिर ये टहनी कई भाग में विभक्त हो जाएगा, हो जाता है ना? वैसा ही कहीं ना कहीं आपके फेफड़े में भी ये जो पाइप आ रहा है ना, कई भाग में क्या, जिसे घर में भी देख सकते हो, उधर से एक तार लाया फिर तार सगरो छितरा जाता है ना, उसी प्रकार कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हो रहा है नहीं जी। फिर देखो ये वाला कई हिस्सों में टूट जाएंगे। एक मान लिया जाए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, ये भी कई भाग में विभक्त हो जाएंगे, ये भी कई भाग में। लेकिन ये सब पर रिंग नहीं रहेंगे, तो अपने आप पतले पतले हैं। 1-2 को काम करना नहीं चिपका हुआ है तो और भाई बहुत सारा है जी। हम तो पा रहे हैं केवल 3-4 को, 3-4 एक नहीं रहता है, बहुत सारा। ये भल 2 गो ही होता है। समझा बात को? अब देखो ये भी कई हिस्से में बढ़ जाएंगे, ये भी कई हिस्से में बढ़ जाएंगे। समझा बंदरो? समझा? और जो ये हिस्सा में टूट जाएंगे इसको बोलेंगे ब्रोंकियोलस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलस या ब्रोंकियोलस। क्या बोलेंगे इसको? क्या नाम देंगे? हाँ, ब्रोंकियोलस। या तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको श्वसनी बोले, श्वसनी के हिस्सा को श्वसनी काएं। इसको क्या बोल देंगे? ब्रोंकियोलस या श्वसनी काएं। ये बात समझा बाबू? और देखो ये फिर कई हिस्से में टूट जाएंगे, ये भी कई हिस्से में टूट जाएंगे। समझा बाबू? तो अंगूर देखे हो? अंगूर की तरह फिर देखो ये ऐसा एक कुप्पी आकार के बना लेगा। सब जो पतला पतला हिस्सा टूटेंगे ना, ये क्या बना लेंगे? किसके साथ जुड़ जाएंगे? एक कुप्पी आकार जैसे संरचना से जुड़ जाएंगे। समझा बाबू? नहीं यार, ये 300 मिलियन होता है, बहुत पतला पतला, बहुत सूक्ष्म साइज। ये तो दर्शाने के लिए, इतना ही नहीं रहता, 300 मिलियन रहता है। 30 करोड़ कह रहता है। 30 करोड़। अगर एकरा एगो अंगूर का अगर एक छेद आगे बताएंगे, ये इतना नहीं रहता, ये दिखाने के लिए बहुत छोटा 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 ढेर सारा रहता है, 30 करोड़ तक रहता है। अब मेन काम यहीं पर होता है, गैसों का आदान प्रदान यहीं पर होता है। और इसे हम क्या बोल देते हैं? कुपिकाएं। ढेर सारा रहता है, एगो की कुपिका बोलेंगे, ढेर सारा रहता है तो कुपिकाएं बोलेंगे। ठीक है? इसी को वायु कोष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, या तो इसी को इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जैसे इस फेफड़ा में हुआ वैसे ही इस फेफड़ा, ये राइट साइड है आइए, लेकिन बायोलॉजी में उल्टी चलता है, उल्टी नहीं चलता, इस रूप से चलता है। ये मेरा LHS होगा बायोलॉजी में, ये मेरा क्या होगा? तो ये बायां फेफड़ा होगा कि दायां फेफड़ा? ये बायां होगा। इधर क्यों क्या होगा? देखो वो अच्छा समझेगा, मुड़िया नीचे गोतले रहेगा, कुछ ही समझेगा रे।
बंदर। समझा बाबू? फिर कई हिस्सा में टूट जाएंगे, इसमें भी वही काम होंगे। अब फिर कहेगा मास्टर वे ने सही से पढ़बो है, इस छोटा मोटा टीचर पर गलियल कोची पढ़ाते उसो इन्हें जामे बड़का टीचर हुआ अगर समझाता हूँ नहीं कुछ बोल रहे हैं। समझा बाबू? देखो और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फेफड़ा है। क्या है जी? ये मेरा फेफड़ा है। ठीक है बाबू? आई जानबूझ के नाम ऐसे कर दिए। हाँ, यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है? दिल रहता है। और ये ढेर दूर तक फैला रहता है बाबू, ये हिस्सा कई दूर तक ऐसे फैला रहता है। ठीक है, अंगूर टाइप का। ठीक है, ये पूरा तक फैला रहता है अंगूर टाइप के संरचना, जिसे कुपिका बोलते हैं। ठीक है, देखो और जो फेफड़ा के ऊपर भी एक दोहरी परत रहता है। क्या रहता है? फेफड़ा के ऊपर भी क्या रहता है? परत रहता है। इस परत को क्या बोलते हैं? हाँ, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा। इसे क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा। ठीक है, इसे पेराइटल प्लूरा करते हैं। और इसके अंदर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है बाबू? इसके अंदर इस दो को झिल्ली के बीच में, या तो इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, जैसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होता है ना, इसी प्रकार इसकी परत को प्लूरा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या पेराइटल प्लूरा भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या, ये दोनों के बीच में क्या भरा रहता है? केमिकल द्रव भरा रहता है। और ये द्रव ये है, देखो सब एक एक करके सबका कार्य भी बताएंगे। अभी केवल कहां पर क्या है जो हम बताने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या भरा रहता है जी? द्रव भी भरा रहता है। ठीक है बाबू? इस द्रव को कहेंगे पेराइटल द्रव या प्लूरा द्रव। क्या कहेंगे? प्लूरा द्रव। प्लूरा द्रव। ठीक है बाबू, ये बात समझा? इतना तक हमने पढ़ाने का काम किया है। अब हम एकक के बारे में, सबके बारे में हम पढ़ाते हैं। पहला मेरा क्या है जी? नासागु। जब तक सांस है तब तक आस है, और इसीलिए विद्यार्थी कैंपस पर विश्वास है कि नहीं? तो पहला हेडिंग डालिएगा नोज, नाक। क्या पढ़िएगा? नाक। हेडिंग डालिएगा नाक या नोज। ठीक है बाबू? तो नाक के देखो भैया, नाक और इसमें मौजूद खाली स्थान को क्या कहेंगे? नासा गुहा। हेडिंग डाल दीजिए नाक, यहां पर पहला लिखिएगा नासा गुहा। तो नासा की गुहा क्या हो जाएगा? नाक में मौजूद रिक्त भाग क्या कहा जाएगा? नाक में मौजूद रिक्त भाग क्या कहा जाएगा? नाक, नासागु। और इसके इस भाग को नासिका वेश्म भी कहते हैं। नासिका वेश्म। लिखिएगा बाबू, ये मिटा दे बाबू। लिखिएगा हमारे नाक में दो छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हमारे नाक में दो छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं। ठीक है बाबू, ये आप लिख लिए होंगे क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं बन पा रहा है बाबू, समझा? ठीक है जी। अब हमें बताओ
नासिका को हमें 3 भाग में बांटेंगे। कई भाग में? नासिका को, नासिका का 3 भाग में पढ़ेंगे। 3 भाग क्या हो जाएगा? एक मेरा हो जाएगा प्राथमिक भाग, एक हो जाएगा घ्राण क्षेत्र, एक हो जाएगा श्वसन क्षेत्र। ठीक है जी? ठीक है बाबू? हमारे नाक के कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 3 भाग में हम विभाजित करेंगे। एक हो जाएगा प्राथमिक भाग, दूसरा होगा घ्राण क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा श्वसन क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र। ठीक है? ठीक है बाबू? पहला लिखिएगा प्राथमिक भाग, नासिका के प्राथमिक भाग। तो लिखिएगा, स्टार देकर लिखते जाइएगा कि नासिका के प्राथमिक भाग में, नहीं लिखो ना, ये दिखता है ना यहाँ तक रे। लिखिएगा नासिका के प्राथमिक भाग में, प्राथमिक भाग में, नासिका के प्राथमिक भाग में हमारे नाक में देख जानते हो यहाँ पर क्या रहता है? पतला पतला महीन एकदम बाल रहता है ना जी? क्या रहता है? बाल रहता है। और यहाँ पर नकटी जिसको कहते हैं वो सलेस्मा है। क्या जी? उसका कार्य जानते हो? हमारे नाक में जो धूलकण आएंगे ना वायु के, उसको चिपका लेंगे। मतलब अंदर धूलकण को, आगू तो बाल रोक देगा, धूलकण को, बड़े बड़े धूलकण को बाल रोक देगा, और उसको आगे चल के कौन रोक देगा? क्या रोक देगा? श्लेष्मा उसको रोकने का काम करेंगे। ठीक है? तो लिखिएगा, नासिका के प्राथमिक भाग में अत्यंत पतले, नासिका के प्राथमिक भाग में क्या रहते हैं जी? बाल होते हैं। हाँ, बाल होते हैं, जो बाल होते हैं, बाल तथा सलेस्मा। सलेस्मा को क्या बोलेंगे जी? म्यूकस। मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, जो वायु में मौजूद धूलकण को, वायु में मौजूद धूलकण को, वायु में मौजूद धूलकण को श्वसन मार्ग में जाने से, श्वसन मार्ग में आगे जाने से रोकते हैं, आगे जाने से रोकते हैं, आगे जाने से रोकते हैं। सब समझा देंगे अल्लाह करोगे तो। ठीक है बाबू? प्राथमिक भाग में यह काम है कि यहाँ पर सलेस्मा रहता है, बाल रहता है। जैसी वायु जाता है तो उसमें बड़े बड़े कण, अगर बैक्टीरिया जीवाणु आहार को क्या कर देता है? पहले रोक देता है, ताकि वो श्वसन मार्ग को इफेक्ट ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। ये काम है। ठीक है? तो रोकने का काम करता है। तो हमारा कोई खराबी ना होगा। यहीं पर धूलकण को, जैसे ये तरह मास्क लगाते हो ना जे, एक तरह से ये मास्क का काम कर देता है। हमारा जो महीन महीन बाल होता है, ये आपका छटाई का काम करता है, मास्क के काम करता है। अंदर जाने से किसी कण को, हार्मफुल बैक्टीरिया जीवाणु या धूलकण को अंदर जाने से क्या करता है? रोकने का काम करता है। यहां तक समझा बाबू? हाँ। फिर हमारा ये घ्राण क्षेत्र, क्या जी? एकरा कहेंगे ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन क्या बोलेंगे? ओल्फैक्टरी रीजन। इसका काम है, सूंघने का काम है। किसी चीज को सूंघने में मदद कौन क्षेत्र करेंगे? घ्राण क्षेत्र। हाँ, कोई चीज को सूंघते हैं ना बाबू, कोई खाने से पहले हम नहीं सूंघ लेते हैं। हम जैसे कोई चीज का कैसा सुगंध है वो पता करते हैं, तो सुगंध पता करने का या सूंघने क्षेत्र को कौन कहे? इसका घ्राण क्षेत्र का काम है, किसी चीज को सुगंध का पता करना। ठीक है? तो वो काम है घ्राण क्षेत्र का। तो लिखिएगा घ्राण क्षेत्र के माध्यम से, अगला लिखिएगा घ्राण क्षेत्र के माध्यम से, घ्राण क्षेत्र की माध्यम से हम किसी
गंध पता कर पाते हैं। बाबू रे ये बताओ, ये आदमी में घ्राण क्षेत्र ज्यादा विकसित है कि जानवरों में? जानवर में देखते हो कुत्ता का जे, पुलिस लोग कुत्ता काहे रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि कुत्ते का घ्राण क्षेत्र रहता है जो ज्यादा विकसित रहता है। वो सूंघ के पता कर लेता है किधर कौन भागा है, चोर भागा, कोई चीज सुगंध छोड़ के जाता है तो वो सूंघ के पता कर लेता है। नाक देखते हो कुत्ता ऐसे करते रहता है, तो उसका घ्राण क्षेत्र काफी तगड़ा है। नहीं जी, देखते हो अगर जब गाड़ी पर मान लीजिए तू साइकिल चला रहा है और तुम गया घर देने, ताल कुत्ता अपना पैर उठा के टॉयलेट कर दिया, टॉयलेट अगर कर दिया तो वहां पर तो टॉयलेट का सुगंध आ गया। अगर जो वही तुम्हारा साइकिल दूसरा गांव में गया तो तुम्हारा साइकिल पर ढेर सारा कुत्ता लग जाएगा। काय कुत्ता भौंकने लगेगा, वो समझ जाएगा कि कोई दूसरा कुत्ता हमारे क्षेत्र में आ रहा है, काय को उसका बदबू वहां पर आएगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि दूसरा कुत्ता यहां प्रवेश कर गया, तो तुम्हारा साइकिल पर भूकेगा। समझा ने? यही कारण भूकता है। और कितना जगह क्या करता है बाबू कि आर्मी लोग क्या करता है, चीता न रहता है, चीता का टॉयलेट कभी रख ले रहता है। काय रख ले रहता है? काय की जानता है कि चोर उचक्कों को पकड़ने जाएंगे तो कुत्ता भूकेगा, तो उसका जब टॉयलेट लेके जाता है तो उसका बदबू सुन के वो क्या बदबू समझ के क्या जाएगा, भाग जाएगा, चीता के डर से भागने जाएगा। तो इसलिए वो लोग कितना तेज है, ये लेके घुटता है। समझा? इसका मतलब, इतना बोलने का मेरा मतलब मकसद इतना है कि जानवरों का घ्राण क्षेत्र मनुष्य के घ्राण क्षेत्र से ज्यादा विकसित होता है। हमारा बोलने का मतलब इतना ही है। तो काल लिखावे ये बात कि मनुष्यों के तुलना में जानवरों का ज्यादा विकसित होता है, बस समझा दिए केवल। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कि जानवरों को ज्यादा विकसित होता है। ये केवल समझने वाली बात है कि जानवरों में ज्यादा विकसित होता है, इतना समझ जाओ। समझो जी। और श्वसन क्षेत्र जो श्वसन में मदद करेगा, श्वसन क्षेत्र है, तथा श्वसन क्षेत्र में क्या होगा बाबू? श्वसन क्षेत्र में जो ठंडा वायु है, क्या हवा मान लिया जाए ठंडा है तो नाक में अंदर जाएगा, उसको क्या कर देगा? वो गर्म कर देगा। तो श्वसन क्षेत्र ठंडे वायु को क्या कर देता है? ठंडे वायु को गर्म कर देता है, गर्म करने का कार्य करता है। तो आपने समझा नाक में 3 क्षेत्र हैं। नाक में 3 क्षेत्र के बारे में समझा बाबू? पहला हिस्सा का क्या काम है? मतलब धूलकण को छटाई करना। और दूसरा जो घ्राण क्षेत्र उसका क्या काम है? सूंघने का काम है। अगला क्षेत्र का क्या काम है? गर्म, काहे कि गर्म कर देगा तो अगर जो कोई कीटाणु एकदम सूक्ष्म चल गया वो भी मर जाएगा गर्म से। तो हमारा गर्म आओ, देखो निकालो, देखो ठंडा हवा निकलता है बाहर से, गर्म हवा निकलता है। ठीक है, ऐसे जाता है ठंडा हवा, लेकिन वहां पर हो जाता है क्या? गर्म हो जाता है। समझे जी? तो इतना मतलब भगवान और बना के हमें भेजे हैं, समझे? ये बात है। हाँ बोलो। तो ठंडे चल जाएगा, डायरेक्ट वहां चल जाएगा। मुंह से श्वास लेने दौड़ता, कोई आदमी दौड़ता है तो कहता है मुंह से श्वास नहीं लेने, बोलता है जी, हैं? काहे के मुंह लीजिएगा तो आप क्या चीज से सांस ले रहे हैं, डायरेक्ट ठंडा जा रहा है ना जी। और नाक से लीजिएगा तो यहाँ पर गर्म होकर आपका जाएगा, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपका तो इस क्षेत्र से आप गुजरिए नहीं रहे हैं, गर्म वायु तो हो ही नहीं रहा है, नहीं नुकसान पहुंचाएगा। समझा कालीन भैया? ये बात है। मिटा दें? तुम्हें समझ में आ रहा है बाबू? हमें समझा दे, इसमें कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम्हें समझा दे, कोई पैदा नहीं हुआ है, समझा देंगे, खाली अच्छा समझो। तुम समझ में आया बाबू? तुम्हें तकलीफ नहीं होगा कि कहां पर हम पढ़ते थे, कहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा महसूस नहीं होने देंगे, उधर से बेहतर पढ़ाएंगे, ये निश्चित रहना। चलो समझावे बाबू? मिटा दें? तो आप किसके बारे में पढ़ लिए? नाक के बारे। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में आप कहाँ पढ़े थे? पोषण में भी पढ़े थे, काहे कि यहाँ पर भी भोजन जाता है जी, तो वहां पर भी पढ़े थे। थोड़ा सा यहाँ पर भी पढ़ लो। मिटा दे ये, बोलो रे। चलिए
आगे लिखिएगा ग्रसनी। क्या लिखिएगा? ग्रसनी। अब बाबू तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, सगरो भेजो इधर उधर, समझा? वीडियो को खाली पढ़ते हो। शेयर जितना भी अपना स्टेटस आज पर लगाओ, जितना शेयर कर सको तो संभव है तो उतना शेयर करो, तभी लोग हमारे बारे में जानेंगे। आगे मेरा मतलब कि विकसित करने का आप ही के थ्रू हम आगे बढ़ पाएंगे, समझा ना बाबू? तो अपना स्टेटस आर पर लगाइए, सगरो शेयर कीजिए इधर उधर कि हाँ अच्छे पढ़ाई हो रहा है, समझा बाबू? तो आगे लिखिएगा ग्रसनी। क्या डालिएगा? ग्रसनी। ग्रसनी। फायरिंग्स भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। यह वह क्षेत्र होता है जहां मुख्य गुहा तथा नासा गुहा आकर मिलती है। नहीं जी? यस सर। यह वह क्षेत्र होता है जहां मुख्य गुहा तथा नासा गुहा आकर मिलती है। मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, समान है। यहाँ पर श्वास और वायु भी आएंगे तो यहाँ पर भोजन भी आएंगे। तो ये वह भाग है जहां पर मुख्य गुहा तथा नासा गुहा दोनों के लिए एक नली है, ठीक है बाबू? वो मेरा क्या कहला जाएगा? ग्रसनी। ये बात को समझ रहे हो? यस सर। तो ग्रसनी के बारे में समझ गए? यस सर। ठीक है। बोलिए एपिग्लोटिस के बारे में कौन कौन बताएगा? हाँ बताओ, बता रहे? एपिग्लोटिस क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। हाँ, भोजन को श्वास नली में जाने से लेता है। इन्हें नहीं बोल देगा कि भोजन को भोजन नली में जाने से रोकता है। तो लिखिएगा किसके बारे में? एपिग्लोटिस। ये एक ढक्कन नुमा संरचना है ना, एपिग्लोटिस। लिख लिया बाबू? ढक्कन नुमा संरचना होता है जो भोजन को श्वास नली, उसके बाद श्वास नली है ना जी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन हमें बता देगा कि कीट पतंगों के श्वसन अंग क्या है? श्वास नली है, डायरेक्ट होकर यही है ना जी। चलिए लिख लिए यहां तक बाबू? लिखिएगा, अब लिखिएगा श्वास नली। क्या लिखिएगा? सबका आगे सबका समझा दिए थे, लिखाते जा रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? अब लिखिएगा श्वास नली। क्या लिखिएगा बाबू? श्वास नली। हाँ, जाने से रोकता है। क्या आने से रोकता है? तेरे जाने का गम, तेरे आने का गम। और अच्छा ज्यादा बोल दिया ना। तो अगला लिखोगे क्या? श्वास नली। श्वास नली ठीक है जी। श्वास नली से पहले लिख दो स्वर यंत्र के बारे में एक्शन। स्वर यंत्र क्या लिखोगे? स्वर यंत्र। इसको क्या कहते हैं? लायरिंग्स, या तो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ कौन हड्डी से बनल रहेगा? नहीं, वो भी कार्टिलेज से ही बना रहेगा। हाँ, तो लिखिएगा
या कंपन कर, लिखिएगा बाबू, या कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है। या कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है। ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब कंपन की क्रिया होगी। कोई चीज़ देखो यहाँ पर मारे तब वो यहाँ वाइब्रेट होगा। ध्वनि तभी उत्पन्न होंगे जब कंपन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर कंपन की क्रिया होती है लायरिंग्स में, तभी ध्वनि उत्पन्न होता है। समझा जी? हाँ, स्वर यंत्र के बारे में समझ गया। अब आप पढ़िए, आप जानिए श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? श्वास नली के बारे में। लिखे बाबू, यहाँ कौन तो करा है? भोजन नली नहीं लिखा है, ऐसा काल लिखे हैं। अरे भोजन नली कहाँ पढ़ लिया तू? पोषण में पढ़ लिया। तो यहाँ पर भोजन के लिए है ना कटकुट लगा दिए हैं। किसके बारे में तो अभी थोड़ा पढ़ना है हमें, किसके बारे में पढ़ना है? समझा? श्वास नली के बारे में। तो अगला हेडिंग क्या आपका रहेगा? हाँ, नहीं लिखा बाबू, तेजी से लिखो जी, तेजी से लिखो। जब तक सांस है तब तक आस है, तभी तक ईश्वर अल्लाह में विश्वास है। नहीं जी? देखो हम बैठा दिए ना। अगला लिखिएगा। अब श्वास है तभी जिंदगी चल रहा है जी। श्वास गया जिंदगी गया है का? आदमी मरता है तो कुछ करता है, एहन चेक करता है। नहीं, दुख दुखिया भी चलिए रहे के। नहीं बाबू, है अभी जिंदा भी दुख दुखिया चल रहा है। कोई चूहा मरेगा ना, गांव में चूहा मरता था ना, तो देखा कि हम मरे वाला चूहा तो गोबरा में घुसा देते थे। नहीं घुसाता था। अब भैया वैसे हम लोग गांव में जो बताता था कर देते थे। अब फिर भागने लगता था फुर्र। जनू क्या कारण, समझा? तो अगला लिखिएगा श्वास नली। श्वास नली, ठीक है? यह पाइप नुमा संरचना है। यह पाइप नुमा संरचना होता है जिससे होकर फेफड़ों तक जाती है। यह 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह 11 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या लगा रहता है जी? इसके ऊपर अर्धवलय या इसी को बोल सकते हैं उपास्थि वलय। क्या बोल सकते हैं? उपास्थि वलय। किस आकार का होगा? सी आकार का उपास्थि वलय होता है, जो श्वास नली को आपस में चिपकने या चिपकने से क्या करता है? चिपकने से रोकता है। ठीक है, यहाँ तक समझा बाबू? श्वास नली या एक पाइप नुमा संरचना है जो कई मीटर लंबी है? 11 सेंटीमीटर लंबी है। और इसके ऊपर क्या रहता है? अर्धवलय रिंग रहता है। और अर्धवलय रिंग किस आकार का होता है? सी आकार का। ऐसे या ऐसे सी आकार के। कौन तो बोल रहा है यू ना हुआ? यू भी तो ऐसे ही लिखाता है। नहीं जी? तो सी आकार बोल दो, यू आकार बोल दो। नहीं बाबू, ये आपकी मर्जी। नहीं तो कि तो यू हो गया,
इसके ऊपर अर्धवलय या उपास्थि वलय, ये काफी हार्ड हड्डी होता है, नहीं मुलायम हड्डी होता है, नहीं जी हैं। जैसे पाइप साटता है तो नहीं हुक लगा देता है, जैसे ये वाला पाइप कहाँ है जने, जैसे ये पाइप रहता है और इसके ऊपर नहीं लगा देता है ये, हाँ तो उसी की तरह ये है, तो वो रोकने का काम करता है कि नहीं गिरे कहीं ना कहीं, वैसने हम हाँ 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 हाँ। चलिए अब आप क्या लिखिएगा, ब्रोंकस, श्वास नली के दो भागों में विभक्त होने वाले, दो भाग में जो भाग विभक्त हो जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है जी। या इसको और हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसनी कहते हैं। और श्वसनी के ऊपर भी क्या रहता है, अर्धवलय रिंग रहता है, श्वसनी के ऊपर भी क्या रहता है, अर्धवलय रिंग रहता है। तो लिखिएगा, किसके बारे में लिखिएगा, ब्रोंकस के बारे में, ठीक है बाबू, ब्रोंकस के बारे में, जिसको श्वसनी भी बोलते हैं। तो लिखिएगा श्वास नली के दो भागों में विभक्त होने वाले भाग को, दो भागों में विभक्त होने वाले भाग को ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। श्वास नली के दो भागों में विभक्त होने वाले भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंकस के ऊपर भी क्या रहता है, अर्धवलय। तो लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखना है बंदरों, इसके ऊपर भी, ठीक है बैलों, इसके ऊपर भी उपास्थि वलय या अर्धवलय, अच्छा उपास्थि वलय होता है, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही बाबू, विशेष अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करने की कोशिश करें। नमस्कार।